नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत समूह के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, समूह के वर्गीकरणों में चार्ल्स कूले द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण पूर्ण वैज्ञानिक व सर्वमान्य है। अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि जिसमें सदस्य पारस्परिक व घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हों, वे प्राथमिक समूह है। कूले ने खेल कूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति के आधार पर यह वर्गीकरण किया है। कूले का वर्गीकरण सभी समाजशास्त्रियों को मान्य है। यद्यपि उससे पूर्व सन 1887 में एफ टोनीज ने जेमिन्साफ्ट तथा गेसेलसाफ्ट अर्थात घनिष्ठ सामुदायिक संबंध तथा संगठित अवैयक्तिक संबंध के रूप में प्राथमिक व द्वितीयक समूहों को वर्गीकृत किया है। बच्चों, सबसे पहले हम प्राथमिक समूह के बारे में अध्ययन करेंगे और ये बताएंगे कि प्राथमिक समूह क्या होते हैं। प्राथमिक समूह के विषय में चार्ल्स कूले ने कहा है कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषताएं आमने सामने का घनिष्ठ संसर्ग और सहयोग है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतया इस बात में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। घनिष्ठ साहचर्य का परिणाम यह होता है कि सामान्य समग्रता में व्यक्तिगतों का एक प्रकार का एकीकरण हो जाता है, जिससे अनेक प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति स्वयं समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य हो जाता है। इस प्रकार कूले यहाँ पर यह कहना चाहता है कि आमने सामने के संबंधों तथा हम की भावना को विशेष महत्व देते हैं। इसके बाद बच्चों, हम प्राथमिक समूह की विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है शारीरिक समीपता। बच्चों, घनिष्ठ संबंध होने के लिए शारीरिक समीपता को डेविस ने महत्वपूर्ण माना है। एक दूसरे के साथ खाने पीने, उठने बैठने, लड़ने झगड़ने से घनिष्ठता विकसित होती है। निकट संपर्क से भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भौतिक समीपता प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक है और डेविस के अनुसार शारीरिक समीपता की मात्रा किसी समाज की संस्कृति पर निर्भर है। जैसे किसी स्थान पर बड़ों के चरण स्पर्श करके, छोटों के सिर पर हाथ रखकर वह अपना स्नेह प्रकट कर तथा साथी समूह से हाथ मिलाकर और परस्पर स्पर्श के कारण हम एक दूसरे के अति निकट आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी स्थान पर पद प्रतिष्ठा आदि के कारण भौतिक समीपता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और तब हम उस व्यक्ति के साथ प्राथमिक संबंध भी नहीं बना पाते हैं। इसके विपरीत यात्रा आदि के समय किसी के साथ अति निकट बैठकर यात्रा करने पर भी उसके साथ प्राथमिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शारीरिक समीपता प्राथमिक समूह के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरा बिंदु है समूह का
लघु आकार। बच्चों, यहाँ पर भी डेविस महोदय ये कहते हैं कि समूह के लघु आकार को प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए आवश्यक माना है। बच्चों, यदि समूह का आकार बड़ा होगा तो समूह के सदस्यों में आपस में विचारों का आदान प्रदान भली बातें न हो सकेगा, और यदि समूह का आकार छोटा होगा तो संबंधों में घनिष्ठता बनी रहेगी। अतः डेविस के मतानुसार प्राथमिक समूह को आकार में छोटा होना चाहिए, अर्थात प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होनी चाहिए, जिससे सदस्यों में परस्पर अंतःक्रिया हो सके, विचारों का आदान प्रदान भली भांति हो सके। तीसरी विशेषता है संबंधों की अवधि। डेविस के अनुसार प्राथमिक समूहों की तीसरी विशेषता संबंधों की अवधि है। उनके मत में जितनी लंबी अवधि या समय के लिए सामाजिक संबंध होंगे, उन संबंधों में स्थिरता उतनी ही गहरी होगी, और जितनी कम अवधि के लिए सामाजिक संबंध होंगे, उनमें घनिष्ठता उतनी ही कम होगी। कहने का आशय यह है कि घनिष्ठता और संबंधों की अवधि में प्रत्यक्ष संबंध है कि घनिष्ठ संबंधों के लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक समूहों में समय की अवधि भी लंबी हो। प्राथमिक समूहों के सदस्य परस्पर बार बार मिलने और व्यवहार करने के कारण निरंतर एक दूसरे के प्रति निजीपन व घनिष्ठता का अनुभव करते हैं। अगली विशेषता है लक्ष्यों का तादात्म्य। बच्चों, प्राथमिक समूह के सभी सदस्यों का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही प्रवृत्ति व प्रयत्न होता है कि वे सभी समूह के लिए कार्य करें, और समूह के हित सदस्यों के अपने हित हो जाते हैं। सदस्यों के अलग से विचार नहीं रहते, अपितु वे समस्त समूह के विचार हो जाते हैं। इस तरह प्रत्येक सदस्य समूह के उद्देश्यों, हितों से अपना तादात्म्य बिठा लेता है, उसमें एकाकार हो जाता है, तभी समूह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, जैसे परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसके सभी सदस्यों का एक ही लक्ष्य होता है कि परिवार प्रगति करे। इसके लिए प्रत्येक सदस्य समान रूप से जागरूक रहता है। उन सभी सदस्यों के सुख दुख एक होते हैं, और यही भावना समूह या परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। माता पिता अपने बच्चों के सुख के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उसी प्रकार बच्चे माँ बाप के सुखों का पूरा ध्यान रखते हैं, जिससे उनमें परस्पर हम की भावना भी तीव्रता रहती है। एक व्यक्ति जब कोई संस्था चलाता है तो उससे अपना इतना तादात्म्य या एकाकार कर लेता है कि संस्था के सुख दुख, हानि लाभ उसके स्वयं के सुख दुख तथा हानि लाभ हो जाते हैं। इस प्रकार की एकाकारिता समूह के सदस्यों में हो जाती है, तभी सभी का लक्ष्य समूह का लक्ष्य बन जाता है, जो इसकी अनिवार्य या चारित्रिक विशेषताएं कही जा सकती है। अगली विशेषता है संबंध स्वयं में साध्य है। बच्चों, प्राथमिक समूह में संबंध स्थापित करना ही समूह का साध्य या लक्ष्य होता है, न कि किसी लक्ष्य या साध्य की प्राप्ति करना। परिवार एक प्राथमिक समूह है, वहां सदस्य परस्पर व्यक्तिगत संबंधों के दृढ़ीकरण को महत्व देते हैं। किसी साध्य की प्राप्ति इन संबंधों से होगी ऐसा नहीं समझते हैं, और यहाँ पर डेविस का मानना है कि यह संबंध संविदा, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्तिगत, आत्मिक, भावनात्मक तथा अपने आप में पूर्ण होते हैं। अगली विशेषता है संबंध व्यक्तिक होते हैं। बच्चों, व्यक्तिक संबंधों से हास्य यह है कि किसी आर्थिक अथवा सामाजिक स्वार्थवश सदस्य परस्पर संबंध स्थापित नहीं करते, अपितु व्यक्ति के महत्व पर संबंध आधारित होते हैं। माता पिता
भाई बहन, माँ बच्चे में व्यक्ति संबंध होते हैं और प्रत्येक का स्थान महत्वपूर्ण है जिसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता और न ही इन संबंधों का स्थानांतरण हो सकता है। इसके बाद अब हम द्वितीयक समूह, जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी ग्रुप्स कहा जाता है, के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, चार्ल्स कूले ने केवल प्राथमिक समूह की चर्चा की है। द्वितीयक समूह की अवधारणा अन्य समाजशास्त्रियों की है, लेकिन समूह के कारण ही द्वितीयक समूह का विकास हो सका और वास्तव में द्वितीयक समूह का संप्रत्यय विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंध आमने सामने के न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और समाज की जटिलता के कारण द्वितीयक समूह पनपे हैं। यहाँ पर बीरस्टेड ने कहा है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। द्वितीयक समूह के सदस्यों में घनिष्ठता नहीं होती है, उनमें अप्रत्यक्ष व औपचारिक संबंध होते हैं। ये संबंध जीवन के किसी एक भाग से संबंधित, अस्थायी और छोटी अवधि के होते हैं, जैसे विविध भारती, सीलोन पत्रिका विशेष के पाठक, राजनीतिक पार्टियां, मजदूर यूनियन, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं, जिनमें संबंध अवैयक्तिक व अप्रत्यक्ष होते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन भी करेंगे समाजशास्त्रियों के अनुसार। सबसे पहले ओकबर्न व नेमकोफ के अनुसार द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। दूसरे समाजशास्त्री है फेयरचाइल्ड। फेयरचाइल्ड द्वारा संपादित समाजशास्त्रीय शब्दकोश में सामाजिक संपर्क व संगठन के आधार पर द्वितीयक समूह को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूहों की घनिष्ठता से भिन्न हो, द्वितीयक समूह कहलाते हैं। उपर्युक्त इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्वितीयक समूह की विशेषताएं प्राथमिक समूह से पूर्णतया भिन्न है। जैसे इनमें संपर्क औपचारिक होते हैं जो किसी समझौते की शर्तों पर आधारित होते हैं। इनका संगठन अधिकार और कर्तव्यों की शर्तों के अनुसार होता है। और बच्चों, द्वितीयक समूह की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से भी है। पहला, द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक और अवैयक्तिक होते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जो मात्र औपचारिक रूप से संबंध होते हैं। दूसरा, द्वितीयक समूह कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही निर्मित होते हैं और उद्देश्य पूरा होने पर समूह की भी समाप्ति हो जाती है। तीसरा है, द्वितीयक समूह में सदस्यों का परस्पर व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है, न ही उनमें शारीरिक निकटता का होना आवश्यक है। किसी संचार माध्यम से भी संपर्क हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द्वितीयक समूह में संबंध जीवन के किसी एक पहलू से संबंधित होते हैं और संपूर्ण जीवन से संबंधित नहीं होते हैं। पांचवा बिंदु है, द्वितीयक समूह का निर्माण सदस्यों की आवश्यकता अनुसार होता है और जैसे ही व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। इन समूहों में सदस्यों के उत्तरदायित्व निश्चित व सीमित होते हैं। आकार व क्षेत्र की दृष्टि से ये समूह अत्यधिक विस्तृत होते हैं। और बच्चों, द्वितीयक समूह में सदस्य किन्हीं स्वार्थों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। यही कारण है कि सदस्यों में परस्पर जागरूकता नहीं होती, जिससे ये समूह अस्थिर प्रकृति के हो जाते हैं और इन समूहों में संबंध
समझौते के रूप में होते हैं, अतः शर्तों के आधार पर निर्मित होते हैं। इन समूहों में सदस्यों में परस्पर घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। इनका संगठन तो योजनाबद्ध होता है, जहाँ व्यक्ति का नहीं बल्कि योजना को साकार रूप देने का महत्व होता है। अंततः द्वितीयक समूह का निर्माण किन्हीं विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है, अतः इनमें उद्देश्य महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों के आपसी संबंध महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन समाज में इन समूहों की भी अति आवश्यकता है। अतः यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि सामाजिक जीवन में इनकी उपयोगिता भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है।